यूट्यूब और फेसबुक के मेरे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं हूं हर्षद पटेल और आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे RT809H के द्वारा हम लोग थिंकपैड की MEC 1663 को किस तरह से रीड और राइट कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था 2023 में जनवरी में। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्कीमेटिक से हम इसको एनेबल करवा सकते हैं JTAG पोर्ट को। तो जो व्यूअर्स या फिर जो ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये उसी का दूसरा पार्ट है और ये हम लोग प्रैक्टिकल सेशन करने जा रहे हैं कि जहाँ पे प्रैक्टिकली किस तरह से हम इस बोर्ड के MEC को रीड और राइट कर सकते हैं। मेरे पास में अभी जो बोर्ड है T490 का और NM-B901, ये मेरा मदरबोर्ड का नंबर है। तो हम लोग आज इसी बोर्ड का यूज़ करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रीड और राइट करते हैं। इस वीडियो का जो स्क्रिप्ट है वो हम लोग बनाएंगे इस पे कि मेरा जो पुराना जो वीडियो है उसके कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं उसके अंदर और मुझे लगता है उन कमेंटों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर ज़रूर दे पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उस वीडियो के कमेंट्स के ऊपर और कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स मैंने अभी से सिलेक्ट करके रखी है, उनका आंसर इस वीडियो के अंदर मैं प्रैक्टिकली दूंगा। तो ये था हमारा सबसे पहला वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था X390 के बारे में, और अभी जो हम लोग प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं वो है T490 और दोनों के अंदर MEC 1663 है और दोनों का JTAG का फंडामेंटल सेम है। तो हम इसी का आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं और इसी वीडियो का ये पार्ट 2 बन रहा है जो प्रैक्टिकल वीडियो है। चले जाते हैं कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स के अंदर कौन कौन से कमेंट्स है, तो कुछ कॉमन कमेंट्स जो है वो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे एक है कि RT809H नॉट सपोर्टेड MEC 1663, विच प्रोग्रामर सपोर्ट इट। RT809H ही करता है, और भी प्रोग्रामर करते हैं लेकिन RT809H 100% करता है। हालांकि इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था क्योंकि वो मेरे टेलीग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया था और उन्होंने भी सक्सेसफुली उसको रीड राइट कर लिया था। और यहाँ पे एक और कमेंट है कि MEC 1633 को आप क्यों सर्च कर रहे हो, जबकि टाइटल है इस वीडियो का MEC 1663। तो इनका पूछने का जो क्वेश्चन जो है ना, जिन लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो उनको मालूम होगा कि मैं जो RT809H के अंदर जो सिलेक्शन करने की बात कर रहा हूँ 1633 कर रहा हूँ, तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ इसका भी मैं सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हम क्यों इसको सिलेक्ट करते हैं इसकी जगह पे। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। आगे कमेंट के अंदर एक ये कमेंट है जिसका जो कमेंट का मतलब ये होता है कि रीसेट, क्योंकि ये पूरा स्पेलिंग पूरे नहीं लिखे है, लेकिन इसको मैं देख के समझ गया कि इनका पूछना ये है कि पिन नंबर 5 यूज़ होगी रीसेट पर, लेकिन वो कहाँ पे लगेगी। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे रीसेट की पिन के लिए। और भी कमेंट है MEC 1515, ये इसके अंदर रैम है, इसके अंदर रोम नहीं है, तो ये प्रोग्राम नहीं होगी। तो इस तरह से आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन है RT809 प्रोग्राम MEC 1663। अभी फ़िलहाल आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे ध्यान में नहीं है कि इसके अंदर इसका सपोर्ट है। इन फ्यूचर आएगा तो मुझे मालूम नहीं है, वो कंपनी ही बता सकती है। जब भी उनका अपडेट आता है उसके अंदर हमें देख के पता करना है कि इसके अंदर सपोर्ट है या नहीं है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे RT809H से किस तरह से प्रोग्राम करते हैं। इन कुछ कमेंटों का हम लोग बेस बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं कि किस तरह से हमें इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा आपको सिमिलरिटी बता देता हूँ और समझने की एक विधि बता देता हूँ। ये जो बोर्ड है, जो मेरा कर्सर जो है, ये बोर्ड का वीडियो जो मैंने पहले बताया था ये इसका बोर्ड है, और ये वाला जो है वो अभी हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने वाले हैं, वो वाला बोर्ड है। तो देखिए इसके अंदर होता किस तरह से है, आपको सर्च करना है ना कि किस तरह से वो रजिस्टर कहाँ पे लोकेटेड होगा। तो इस मदरबोर्ड के अंदर Q8601, इसको आप ध्यान में रखिए, इस कंपोनेंट को ध्यान में रखिए।
तो वैसे ही यहाँ पे भी है, देखिए Q8601, ये रहा कंपोनेंट। इसके बिल्कुल बाजू में आपको ऐसे 3 पैड मिलेंगे, एक कैपेसिटर का पैड है, एक रजिस्टर का और एक रजिस्टर का। वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, देखिए एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर और एक रजिस्टर। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये लगा है कैपेसिटर, यानी कि एक ग्राउंड है और वो ग्राउंड के साथ में इस रजिस्टर को लगा के रखा है, यानी कि ये नेगेटिव के साथ में जुड़ा है। ये मदरबोर्ड की ओरिजिनल पोजीशन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है, हमें मॉडिफाई करना है। तो हमें करना क्या है, हमें इस रजिस्टर को यहाँ से निकालना है और यहाँ पे लगा देना है। वैसे ही अगर आपके पास में ये बोर्ड आता है, आपको यही लोकेशन ध्यान में रखना है, Q8601 जो है कंपोनेंट, उसके बाजू में जो ऐसे 3 पैड है। तो इधर भी ऐसे ही करना है कि इसका रजिस्टेंस यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देना है। तो ये करने से इस MEC का रीसेट ऑन हो जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे इस मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे देखिए रजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पे हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस मदरबोर्ड के अंदर रजिस्टर है, यानी कि अभी जो मेरे पास में बोर्ड आया है उसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर है, तो मुझे इन रजिस्टरों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। तो आप सीधा ही ये करिए, इस रजिस्टर को शिफ्ट कर दीजिए और आपका काम हो गया, और कोई रजिस्टर आपको ऐड नहीं करना है। और फिर आपको कनेक्शन इस तरह से बना देने हैं और इसको बना के आप RT809H के साथ में लगा दीजिए। तो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न यही आता है कि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया लेकिन रीड और राइट नहीं होता है। वो लोग रजिस्टर की लोकेशन ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो आप सिंपल लॉजिक याद रखिए कि अगर आप मल्टीमीटर को एक बार यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि पुल अप वोल्टेज आ रहे हैं, पुल अप वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि ये TD और TC के TDI और TMS ये सभी सही है। और रीसेट के केबल की ज़रूरत नहीं है। रीसेट के केबल की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम मदरबोर्ड को पावर ऑन नहीं करने वाले। अभी ऑलरेडी मदरबोर्ड को पावर दिया जाएगा और इसका रीसेट का फंक्शन हम लोगों ने एनेबल कर दिया है, तो बाहर से हमें रीसेट को एनेबल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक है। अगर रीसेट का केबल नहीं लगाएंगे इसके अंदर तो काम होगा, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रीसेट का केबल ऐसी कहीं पे भी किसी भी जेटेक के अंदर नहीं काम करेगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर इस केस के लिए, क्योंकि हो सकता है मेरी यही बात को लेके कोई अदर डिवाइस जो जेटेक वाला हो उसको वो चेक करता है और उस समय में वो रीसेट के सिग्नल को नहीं देता है, तो शायद वो नहीं होगा काम, चाहे कोई इंडस्ट्रियल पीसीबी हो या फिर अदर किसी भी फील्ड की पीसीबी हो, तो वहाँ पे शायद नहीं होगा। तो रीसेट मैं यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहा हूँ ना, मैंने उसका आपको रीज़न बताया कि ऑलरेडी मैं रीसेट दे चुका हूँ, मुझे अपने प्रोग्रामर से देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो जो मेरा पहले वीडियो के अंदर मैंने रीसेट के केबल के बारे में नहीं बताया था, तो नहीं बताने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैं उस समय में बोला नहीं था। हालांकि मुझे बोलना चाहिए था कि रीसेट का केबल यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आपके पास में ऐसा कोई भी कनेक्टर हो तो उसके ऊपर आप इसके केबल को लगा दीजिए। और अभी आपको मैं केबल के बारे में बता देता हूँ कि आप केबल जो है ना वो यूज़ करिए ऐसे बड़े वाले, यानी कि थोड़े मोटे केबल। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, शॉर्ट डिस्टेंस रखिए, इसको ज़्यादा लंबा मत करिए। इससे क्या होता है कि जैसे ही आप पतले केबल लगाओगे, जितना केबल पतला होगा, जितना केबल लंबा होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन फंडामेंटल है, उतना रेजिस्टेंस हाई होगा। और ये डेटा सिग्नलों के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको केबल की मोटाई थोड़ी ज़्यादा रखनी है और उसकी लेंथ जो है ना वो कम रखनी है, ताकि रेजिस्टेंस कम आए। मैंने देखा है कि कई लोगों के फोटो के अंदर या फिर वो देखते हैं बेचते हैं कि सर रीड नहीं हो रहा है, वहाँ पे ऐसे पतले केबल यूज़ करते हैं। आप ऐसे केबलों का यूज़ मत करिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हाई होता है, डेटा लॉस के चांसेस रहेंगे, आपकी MEC जो है वो डिटेक्ट नहीं होगी। ये सब दिक्कतें आ सकती है, मैं नहीं कहता हूँ कि आएगी ही, लेकिन ऐसी दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसी कोई संभावनाएं मत रखिए जिसके कारण आपका काम ना हो। तो नियम एक बना दीजिए कि मोटे केबल लेंगे, डिस्टेंस में कम लेंगे और उससे प्रोग्राम करेंगे। और एक बात, प्रोग्रामर से जो PC में लगता है
वो भी शॉर्ट लेंथ के केबल को ही ज़्यादा यूज़ करिए। एक मास्टर एडवाइस है कि जितने केबल आप कम साइज़ वाले यानी कि कम लेंथ वाले यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात कि आपको करना क्या है कि आपकी रीडिंग और राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो RT809H के अंदर यहाँ पे 12 वोल्ट के सप्लाई देने का ऑप्शन है। आप 12 वोल्ट का सप्लाई अपने डीसी मशीन से यहाँ दे सकते हैं या फिर आप एडेप्टर लगा दीजिए। ये क्यों देना है? तो उसका रीज़न ये है, हो सकता है ये 5 वोल्ट यूएसबी पे चलने वाला प्रोग्रामर हो, डेटा कम्युनिकेशन करता हो लेकिन उसको कुछ एम्पियर कम बढ़ रहे हो, 5 वोल्ट के अंदर से ही वो सब कुछ ऑपरेट करना है। तो ये अगर आपने अलग से सप्लाई दिया है तो वो काम करेगा। मेरे इस बोर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम आई थी, इससे आगे मैंने एक बोर्ड किया था उसके अंदर कि वो रीड और राइट नहीं कर पा रहा था। इसको भी पावर दिया, सब कुछ वैसा का वैसा ही किया लेकिन काम नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही इसको 12 वोल्ट का पावर दिया वो काम कर गया। लेकिन ये थंब रूल नहीं है, क्योंकि कई आर्ग्यूमेंट ऐसे आते हैं कि सर वो तो हर बार लगाना पड़ेगा। क्या आप लगा के देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ हर बार लगाना पड़ेगा, उसका ऑप्शन आप साथ में रखिए। रिपेयरिंग के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप, ऐसा है तो वैसा होगा, वैसा है तो ऐसा होगा, यही नियम पे काम करेंगे। तो एक 12 वोल्ट का सप्लाई भी साथ में रखिए। अभी हम लोग विदाउट सप्लाई सब कुछ चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको 12 वोल्ट देंगे और उसको रीडिंग राइटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये कनेक्शन आपको इस तरह से कर देने हैं। अभी बात रही रीसेट वाले केबल की, तो रीसेट वाला केबल ये है, मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा ये था कि रीसेट वाला केबल आपने लगाया नहीं, तो चलो मैं इसके अंदर भी नहीं लगाता हूँ। तो आप रीसेट वाला केबल लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि रीसेट का मैंने आपको आगे जवाब दे दिया है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अभी हम लोग स्क्रीन पे जाएंगे और मैं बोलूँगा कि मैंने पावर दिया मदरबोर्ड को, तो मैं इस वीडियो को आपको यहीं पे बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे USB-C मेरे DC पावर सप्लाई से कनेक्ट करके रखा है। मैं इधर से पावर दूंगा, बस इतना ही करूँगा और रीड और राइट का फंक्शन होगा। अभी इसको लगाना कैसे है, तो RT809H के अंदर आपको मालूम ही है कि आप यहाँ पे इसको नीचे की ओर लगा दो। तो मैंने जो कनेक्शन किया है मदरबोर्ड के अंदर वो किस तरह से किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है MEC। तो जैसे ही आप MEC टाइप करेंगे यहाँ पे आपको MEC की सभी यहाँ पे IO का नंबर बता देगा। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे 1653, तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाई देगा। आपको बिल्कुल ऐसे ही ये कनेक्शन कर देने हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो TMS यानी कि हमारा पिन नंबर 1 जो है वो हमें लगा देना है इस तरह से। तो इसी तरीके से बाकी के सभी कनेक्शन आप कर दो। और ये MEC की सभी 16 सीरीज़ की सभी अपनी SIO के लिए कॉमन कनेक्शन है। तो यहाँ पे इस फोटो का यूज़ करके आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा है, सम मदरबोर्ड्स रीसेट पिन ऑफ द EC JTAG इंटरफेस इज एन एम्प्टी सोल्डर पैड, ए 10K रेजिस्टेंस नीड्स टू बी रिपेयर्ड। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल बात बोली गई है, लेकिन हमें तो जाना वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको रीसेट में बताया है। रीसेट का केबल मैंने लगा के रखा है, लेकिन नहीं लगा, हम प्रोग्रामर के साथ में नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे RT809H का जो मेरा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे वर्जन आप देख लीजिए और यहाँ पे हमें लिखना है MEC। तो जैसे ही आप MEC लिखोगे आपको यहाँ पे MEC की सभी जो SIO है उसके नंबर दिख जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ कहीं पे भी 1663 नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाते, एक कमेंट था कि मैं बोल रहा हूँ 1633 को सिलेक्ट करिए, हालांकि वो वीडियो था 1663 के बारे में, तो मैं इसको क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको इसका डिटेल में जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी नई बायोस आती है तो एज ए यूज़र हम लोग ऐड चिप पार्ट इंफॉर्मेशन के अंदर से यहाँ पे वो चीज़ को एडिट करते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल के ऊपर वीडियो है कि RT809H और F के अंदर किस तरह से एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, उस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था। हमारे पास में दो भाषाएं हैं,
एक भाषा ऐसी है जो हम समझते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और आप समझ पाते हो, यानी कि हमारी एक ह्यूमन की एक लैंग्वेज। तो जो पार्ट नंबर है वो एक ह्यूमन लैंग्वेज है जो हमें समझने के लिए है, जो बायोस के ऊपर, चिप के ऊपर नंबर मार्क किया होगा वही मार्क हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन इस नंबर का उसके फिजिकल वर्किंग के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे मैं स्पेलिंग गलत भी लिख देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। वो अपनी बायोस को रीड और राइट तो करेगा, ये बात आप मानते हो। तो पार्ट नंबर जो है वो हमारी लैंग्वेज है, तो वो हमें जानकारी देने के लिए है। हाँ, चिप आईडी के अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, एक वर्ड भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो फिर वो चिप डिटेक्ट नहीं होगी। रीज़न, क्योंकि ये जो है कम्युनिकेशन होता है प्रोग्रामर और उस पर्टिकुलर चिप के बीच में। जैसे कि चिप अपनी आईडी देती है इस प्रोग्रामर को कि मेरा आईडी ये है C22017। फॉर एग्जांपल मैं MX25L के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी आईडी देता है। तो हमारा जो लैंग्वेज है और जो मशीन की जो लैंग्वेज है इंटरनल कम्युनिकेशन करने की, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिनारियो ये है कि जब आप MEC को सिलेक्ट करते हो, इनमें से किसी भी MEC को सिलेक्ट करते हो, सभी का चिप आईडी एक समान होता है। इसको मैं आसान तरीके समझने के लिए मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा कई बार आपने ऑटो ISP किया, अगर आप किसी बायोस को रीड डिटेक्ट करने के लिए करते हो तो आपको एक साथ में 4-5 नंबर दिखाई देंगे बायोस के। वो मैक्सिंग की भी होगी, विनबॉन्ड की भी होगी, SS की, ST की भी होगी, अलग अलग होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ कि ये सभी नंबर जो पार्ट नंबर है उसका चिप आईडी कॉमन है। तो उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करो, बायोस को रीड और राइट होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। किस तरह से कि यहाँ पे सभी का चिप आईडी तो समान है, लेकिन फाइल साइज सभी की अलग अलग है। यानी कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी पेज साइज और वहाँ पे डिफाइन की है कि उसके अंदर से इतने KB की ही फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर इतनी KB की ही फाइल को रीड और राइट करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अगर 256 KB की फाइल चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूंगा 1633। तो 1633 जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, इसके पीछे लिखा है 256, तो 256 KB की ही वो फाइल निकालेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, शायद ये 507 है, शायद 288 KB है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो भी MEC डिटेक्ट होगी, वो रीड करेगी, वो राइट करेगी। लेकिन रीड जो करेगी उसका डेटा जो आएगा निकल के वो 288 KB का होगा। तो आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे कोई भी नंबर क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सभी MEC का आईडी मेरे ध्यान में जब तक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे मैंने ये देखा है कि सभी MEC का 1663 का आईडी कॉमन है। तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करो, आपको चाहिए 256 KB की फाइल और वो आपकी निकल के आनी चाहिए। इसको हम प्रैक्टिकली अभी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो मेरा वो जो यूज़र का जो कमेंट था उसका आंसर ये है कि मैं क्यों यहाँ पे 1633 सिलेक्ट कर रहा हूँ 1663 की जगह पे। 1633 256K इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सीधा ही मैं इसको रीड करता हूँ। तो प्लीज़ सिलेक्ट द चिप ऑपरेशन, तो इसको डबल क्लिक करिए और इसको करिए रीड। आईडी वेरिफिकेशन एरर, तो मुझे देना पड़ेगा इसको पावर, यानी कि मैं मदरबोर्ड को देता हूँ अभी पावर देने के बाद में फिर से रीड। जैसे ही रीड करूँगा देखो यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे वो रिसेट का केबल लगाया हुआ नहीं है, फिर भी ये रीड कर रहा है। और इसने इस तरह से मुझे बताया कि इसको कहाँ पे सेव करना है, तो इसको मैं पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाता हूँ जहाँ पे हम लोग आगे भी काम करने वाले हैं। इसके अंदर अब बायोस को भी सिलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसको कर दीजिए सेव, तो फाइल यहाँ पे सेव हो गई। तो ये हो गई यहाँ पे फाइल 256 वाली। चलो ये डबल क्लिक किया, 1650 अभी सिलेक्ट किया, इसको मैं रीड करता हूँ अगेन। तो देखिए 20024B1
इसका भी आईडी सेम ही है जो पहले था। तो ये मशीन इंटरनली डिसाइड करेगा कौन सा आईडी पे काम करना है। अब ये 1650 के नाम पे स्टोर हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आप नंबर कुछ भी सिलेक्ट करो, पर्टिकुलर एमईसी के लिए ये है कि वो उसका सिस्टम, उसका चिप आईडी जो है ना वो कॉमन है, इसलिए वो ले रहा है। तो आप नाम कोई भी सिलेक्ट करो, उससे आपको कोई मतलब होना चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एमईसी के लिए। तो देखिए 1633 के तौर पे ये 256 के भी हुई और 1650 हुआ तो 290 के भी हुई। तो आपको 1633 यहाँ पे सिलेक्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब मैं MEC 1650 लेता हूँ तब वो उसकी साइज लेता है 290 KB, जो कि गलत है। हमें 290 KB की फाइल नहीं चाहिए, हमें 256 KB वाली फाइल चाहिए। तो जब आपका 290 KB यूज़ होता हो तो आप दूसरे नंबर से सिलेक्ट करके आप यूज़ कर लो, आपको 256 वाली फाइल चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग नंबर है। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ और इसके बारे में फिर बाद में देखेंगे कि ये दोनों का काम क्या करना है, इसका भी काम आएगा अभी। तो यहाँ पे और देखिए, मैं अगर समझो 5075 के तौर पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको रीड करता हूँ, तो देखिए चिप आईडी तो सेम ही है ना, तो ये रीड तो MEC 1663 ही रीड कर रहा है, लेकिन उसका नाम वो 5075 देगा और उसके बाद में उसकी कौन सी साइज बनेगी वो देखिए। तो ये बनी साइज 288 KB। आपको चाहिए क्या 288 KB? नहीं, आपको चाहिए 256 KB की फाइल। तो 256 KB की फाइल आपको जिससे भी निकलती है उससे आप निकाल दीजिए। इस नंबर का मतलब ये नहीं है कि जो प्रिंट है उस आईसी के ऊपर वो नंबर नहीं है इसलिए गलत फाइल आई है, नहीं। यहाँ पे पेज साइज और उसकी जो साइज होती है उसकी एक्चुअल साइज, उसके ऊपर हमें जाना है, न कि इस नाम के ऊपर। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं और अभी हम लोग वापस 1633 के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि हमें 256 KB ही फाइल चाहिए। तो इसको डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करोगे यहाँ पे नाम आना चाहिए, उसके बाद में वापस रीड। अभी मेरा पावर सप्लाई लगा हुआ है, सेटअप वैसा का वैसा ही है। अगर मुझे यहाँ पे रीडिंग एरर दे रहा है या फिर राइटिंग एरर दे रहा है तब मुझे इस RT809H को मुझे 12 वोल्ट अलग से देना है, अदरवाइज मुझे नहीं देना है। तो इसको मैंने सेव कर लिया, फाइल हो गई सेव। तो ये देखिए 256 KB की ये फाइल आ गई। अभी बात रही कि हम इसके ऊपर MEC को राइट करेंगे, लेकिन वो फाइल कहाँ से लाएंगे। तो वो फाइल लाने का तरीका भी है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। वो लोग ढूंढते हैं बिना फिक्स पे या फिर टेलीग्राम में, यहाँ वहाँ से। हम लोग इसकी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी EXE फाइल में से, और उसके लिए भी पर्टिकुलर वर्जन का करेंगे। तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे आता है LBE का रोल, और दूसरा आता है लेनोवो की साइट में से कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है वो जानना है। तो चलते हैं, अभी सबसे पहले लेनोवो की साइट के अंदर जाके कौन सी फाइल डाउनलोड करना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो हमारी रीड की हुई फाइल जो है ना, इसको आप ओपन करिए। इसको ओपन करेंगे और नीचे की ओर आएंगे, आपको यहाँ पे एक नंबर ना, यहाँ पे ऐसा आइडेंटिटी मिलेगा आपको। हर एक MEC के अंदर आइडेंटिटी मिल जाएगा 1663 के अंदर। इस आइडेंटिटी को आप मार्क कर लीजिए, इसका नंबर जो है ना वो आप नोट कर लीजिए। तो इसका नंबर है N2IHT28W। तो लेनोवो की वेबसाइट के अंदर चले जाइए, आपको लोकेशन मालूम है किस तरह से इसको सर्च करना है। सीरियल नंबर से आप लोकेशन पे चले जाइए और बायोस के अंदर आने के बाद में यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले तो अपडेटेड बायोस डालिए ही मत, जो पर्टिकुलर आपकी अभी है उसी को आप डाउनलोड करिए। एक बार आपका विंडोज़ चालू हो जाए ना, उसके बाद में आप उसको अपडेट कर दीजिए, आपकी MEC भी अपडेट हो जाएगी और आपकी बायोस भी अपडेट हो जाएगी। लेकिन अभी जो मेरी एग्जिस्टिंग वर्जन जो है मुझे उसी को प्रोग्राम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बायोस अपडेट एंड यूटिलिटी जो है इसके ऊपर क्लिक करिए, नीचे की ओर आइए, यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग वर्जन है, तो आपका वर्जन कौन सा है, तो आप इस MEC को जो रीड की है उसका नंबर देख लीजिए। तो आपको मैंने अभी अभी आपको नंबर बताया N2IHT28। तो आप इसी को डाउनलोड करिए। तो उसको डाउनलोड करने का तरीका है
कि आप इस लिस्ट के अंदर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए N2IHT28W। आपको वर्जन 1.49 डाउनलोड करना है, आप अभी ये कर लीजिए। उसके बाद में तो ये बहुत सारे अपडेट आए हैं, लेकिन आप इसको विंडोज़ से भी कर सकते हो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए आप इसी को डाउनलोड करिए। तो मैं जब इसको डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद में ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर दिया है। अभी मैं चला जाता हूँ LB के अंदर। LB के अंदर आने के बाद में हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे EC फाइल, और मेन बायोस जो फाइल है उसको भी रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इस मदरबोर्ड के अंदर कस्टमर ने बोला है कि 2-3 बार वो प्रोग्राम करने के बाद में मेरा ये बोर्ड पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो मैं अभी EXE से ही इसको बनाऊंगा। इसने जब इसके ऊपर काम किया था तब उसकी ओरिजिनल बैकअप फाइल उसके पास में थी। अभी हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पे थिंकपैड के अंदर आ जाएंगे। थिंकपैड के अंदर आ जाने के बाद में EXE फाइल को लोड करेंगे जो हमारी ऑलरेडी हमने डाउनलोड की है, और बिन फाइल जो है हमारी ये वाली जो 32 MB वाली है वो। तो सबसे पहले हम लोग बायोस को रिपेयर कर लेंगे। तो बायोस को रिपेयर करने के बाद में फिर हम लोग EC को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो रिपेयर ओरिजिनल फाइल, तो ये करने पे ये बायोस की फाइल को रिपेयर करेगा। बैकग्राउंड के अंदर ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले उसने एक्सट्रैक्ट किया 22 MB का फाइल, वो बायोस रीजन है, और उसके बाद में उसने रिपेयर कर दिया, और ये है हमारा फाइल। तो इसको आप मेन बायोस के अंदर कर दीजिए, और यहाँ पे उसने सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बायोस रीजन जो है उसका फिक्स हो चुका है। ओके, तो ये बायोस की हमारी फाइल है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इसकी ज़रूरत है, ना ही हमें इसकी ज़रूरत है। तो इन फाइलों को मैं कर देता हूँ डिलीट। अभी मेरी ये फाइल हो गई ओके फाइल। अभी हमें एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से EC फाइल को। तो EC फाइल के लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट EC फाइल, और साइज़ कौन सी लेनी है, तो हम लेंगे यहाँ पे 256 KB की साइज़, और यहाँ पे EXE फाइल को लोड करेंगे। तो EXE फाइल में से ही वो एक्सट्रैक्ट करेगा EC फाइल को। तो देखिए अभी प्रोसेस वो कर रहा है। उसने पहले बायोस रीजन एक्सट्रैक्ट किया और उसमें से EC फाइल को भी निकाल दिया, और उसकी साइज़ देखिए 256 KB। इस फाइल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे देखिए नंबर अलग हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे आइए, और ये देखिए N2IHT28W जो कि हमारी रीड की हुई फाइल थी, उसमें भी यही था। तो ये हमारी EC की फाइल है। आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो RT809H के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा LB का रोल ख़त्म हुआ, और इसको भी हम लोग मेन बायोस को भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे एक साथ में ही। दोनों को करने के बाद में ही लैपटॉप को पावर ऑन करना है। अभी वापस आ गए इसके अंदर। 1633 256 KB सिलेक्टेड है। अभी ओपन करने के बाद में हम लोग चले जाते हैं अपने लोकेशन के अंदर, और यहाँ पे हमने जो EC फाइल एक्सट्रैक्ट की है इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे फाइल लोड हो गई, और इसको करेंगे राइट। अभी एरर दे रहा है क्योंकि मैंने पावर सप्लाई निकाल दिया है। मैं वापस इसको पावर देता हूँ। मदरबोर्ड को अभी मैं देता हूँ पावर देने के बाद में राइट फाइल, इसने इरेज कर दिया। अभी राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं कोई एरर आती है। अगर एरर आती है तो हम लोग RT809H को 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे, अदरवाइज हम इसको वैसे ही रखेंगे। यहाँ पे ऑटो वेरीफाइंग सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, जो आपकी फाइल है ये और जो प्रोग्राम हुई है वो दोनों एक समान है। अगर इसको हमें चेक करना है तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो वापस रीड करेंगे। और इसका नाम हम दे देते हैं टेस्ट फाइल।
ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट फाइल और ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब सही तरीके से फाइल राइट हुई है। हम लोगों ने ऑलरेडी वेरीफाई का मतलब ही यही होता है कि ये दोनों सेम है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे हेक्स कैम का यूज़ करूँगा, CMP का, और इन दोनों फाइलों को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। और दोनों फाइलों को ओपन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो द नेक्स्ट डिफरेंस नॉट फाउंड, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों फाइलों के अंदर, दोनों फाइल एक समान है, यानी कि 100% आपकी फाइल सही राइट हुई है जो हमने उसको दी है। तो ये था एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल कि किस तरह से इसकी फाइल को बनाया जाता है और RT809H के द्वारा इसको प्रोग्राम किया जाता है। अभी आप पूरा सेटअप निकाल दीजिए, रीसेट का जो रजिस्टर है वो वापस आप लगा दीजिए, और उसके बाद में मेन बायोस को भी प्रोग्राम कर लीजिए, और फिर मदरबोर्ड को पावर ऑन करके टेस्ट कर लीजिए।